हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। टुडे आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई, सबसे पहले ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, द ह्यूमन आई लगभग गोलाकार होता है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, और डायमीटर कितना होता है, डाया जो होता है 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1 इंच। राइट, 2.5 सेंटीमीटर के 1 इंच होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच का होता है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, ये जो बाहर बल्ज आउट पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, जो ये कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया, और पीछे ये रेटिना होता है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह है जिसपे इमेज बनता है। ठीक है, और स्क्रीन ऐसे आपके ऑप्टिक्स नर्व देख रहे हैं जो ब्रेन को जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, देखेंगे अभी क्या काम है उसका। ठीक है, और ये जो है रेटिना के पीछे, तो ये कॉर्निया, कॉर्निया से क्या होता है बेसिकली, कॉर्निया बाहर का बल्ज आउट पार्ट है। ठीक है, इससे होके लाइट एंटर करता है। ठीक है, तो इसका 2 काम है, एक, और इसके पीछे क्या, ये एक्वस ह्यूमरस है, पानी जैसा होता है ना, इसमें ये आपका आइरिस हो गया, ये पुतली हो गया, पुपिल, और ये आपका लेंस है, लेंस सिलियरी मसल से कनेक्टेड है, ये आपका विट्रस ह्यूमस, जेली जैसा। ठीक है, जेली लाइक। ठीक, अब सबका काम समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अब आंख जैसा आप देखेंगे क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये कलर वाला पार्ट होता है, बीच में ये ब्लैक डॉट होता है। राइट, ऐसे होता है ना आंख आपका। तो ये जो है, ये ओपनिंग, ये पुपिल है, ये जो ब्लैक डॉट छोटा सा है, उससे होके, कॉर्निया से होके तो जाता है, लेकिन आंख में एक्चुअली जो लेंस तक पहुंचता है वो इससे पहुंचता है। ठीक है, ये ओपनिंग से, पुपिल से। पुपिल को कंट्रोल कौन करता है, ये आइरिस, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की तो आंखें थोड़ी अपनी चौंधी आ जाती हैं। राइट, तो ये क्या होता है, ये आइरिस उसको कंट्रोल करता है। कम लाइट है, डार्कनेस है, तो थोड़ी पुपिल की ओपनिंग थोड़ी इनलार्ज हो जाएगी। राइट, ताकि ज़्यादा लाइट इंटर कर सके। और हमें इमेज हमेशा रेटिना पे बनना है, तो ऑब्जेक्ट तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी कहीं होगा, तो हमेशा यही इमेज बनेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो हर बार जो है वो फोकस लेंस चेंज होनी चाहिए, है ना, लेंस को जो है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही जगह तो नहीं है ना, कोई यहाँ की चीज़ देख रहे हैं, कभी वहाँ की चीज़ देख रहे हैं, वहाँ की चीज़ देख रहे हैं, सबका इमेज एक ही जगह बनना है। तो जब से हमने पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट, जैसे कोई लेंस में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन में, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही थी, इमेज की पोजीशन चेंज हो जा रही है, लेकिन यहाँ इमेज तो हमेशा एक जगह ही चाहिए। तो लेंस को अपना फोकस एडजस्ट करना पड़ता है। वो फोकस किसके हेल्प से एडजस्ट करता है, सिलियरी मसल की हेल्प से। जब सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाती है ऐसे, तो आपका लेंस थिन हो जाता है, यानी फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है। राइट, फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, तो दूर की चीज़ को वो फोकस कर पाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो थिक हो जाता है लेंस, तो फोकस लेंस कम हो जाता है, पास की चीज़ को वो यहाँ पे फोकस कर पाता है और इमेज रेटिना पे बन पाता है। रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, और जब भी रियल बनेगा इन्वर्टेड होगा, लेकिन हमें तो सीधी दिखती है चीज़ें। कैसे, तो जो यहाँ पे फोटोसेंसिटिव, जो रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो लाइट पड़ने पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो इस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन को भेजा जाता है। ब्रेन उसे प्रोसेस करके इंटरप्रेट करता है, फिर हम उसे सीधा देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, कॉर्निया से होके लाइट इंटर कर रहा है, इधर पानी जैसा है, या मीडियम चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही होता है, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके अलावा इसका दूसरा क्या काम है कि जर्म्स वगैरह, डस्ट वगैरह को एंटर करने से बचाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके पीछे जो आइरिस होता है ना, ये कलरफुल पार्ट है, ये वाला जो कलरफुल पार्ट है, ये आइरिस है, उसके ऊपर कॉर्निया है। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, इसलिए पीछे का हमें कलर दिखता है। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, सामने देखेंगे तो इसके ऊपर है, और पीछे कलर पार्ट है, ऊपर ट्रांसपेरेंट है। साइड से देखेंगे तो थोड़ा बल्ज आउट पार्ट है, बीच में थोड़ा आपका एक्वस ह्यूमर है, और उसके बाद में सिलियरी आइरिस है। ठीक है, तो कलर पार्ट वो आइरिस है,
जो कंट्रोल करता है पुपिल के ओपनिंग को, बाहर कॉर्निया जिससे होकर लाइट एंटर करता है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है और ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, डस्ट एंड जम्स को रोकता है। अब आँख में कितना एंटर करेगा वो पुपिल से होके एंटर होता है, या तो पुपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। कितना लाइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा पुपिल कंट्रोल करेगा, पुपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। फिर लेंस का काम क्या है, वो एडजस्ट करना फोकल लेंथ को सो डैट की इमेज रेटिना पे बने। किसके हेल्प से लेंस अपना फोकस लेंस एडजस्ट करता है, सिलियरी मसल के। उस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। फिर हम उसको सीधा कैसे देखते हैं, क्योंकि उसको सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के उस इमेज को ब्रेन को भेजा जाता है, ब्रेन प्रोसेस करता है एंड वी सी इट अपराइट। ठीक है, चलिए वही चीज़ लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। कैमरा में क्या होता है, सामने शटर हटाइए, एक लेंस होता है, लेंस से होके लाइट किसी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की भी आप पिक्चर ले रहे हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आता है। लेंस सेंटर होता है, पीछे के स्क्रीन होता है, उस पर जाके आपका इमेज कैप्चर होता है। वैसे आँख में किसी भी चीज़ को देख रहे हैं उसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आई में एंटर करता है। आँख में लेंस है, लेंस से होकर जाता है, पीछे आपकी स्क्रीन है, रेटिना फोटोसेंसिटिव स्क्रीन है, उस पर आपका इमेज बन जाता है। तो ये क्या है, एक कैमरे की तरह काम करता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, इसमें फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू, एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस हैपेंस हियर। इट इज बल्ज आउट पार्ट ऑफ द आई बॉल, ये उभरा हुआ जो भाग है वो होता है, कलर्ड पार्ट नहीं, मगर इन फ्रंट ऑफ कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट बेसिकली वो आइरिस है जो उसके पीछे होता है, सामने होता है इसलिए वो कलर दिखता है। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है। ठीक है, आई लेंस प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। तो ये फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट जो है वो आई लेंस का काम है, किसके हेल्प से, सिलियरी मसल के हेल्प से। Iris is behind the cornea. It is the dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. बताया ना, आइरिस वो कलर्ड वाला पार्ट है, ये जो पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितना अमाउंट लाइट एंटर कर रहा है, पुपिल कंट्रोल को रेगुलेट कर रहा है, पुपिल को कंट्रोल आइरिस कर रहा है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज, इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन illumination एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन इंटरप्रेट्स एंड प्रोसेस दीज सिग्नल्स एंड फाइनली वी सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है आपका ह्यूमन आई का वर्किंग पढ़ लिया, स्ट्रक्चर और वर्किंग पढ़ लिया हमने। और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, अभी बताया ना, जो फोकल लेंथ, जो लेंस अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट कितना पास में है कितना दूर है, उस एडजस्टमेंट के एबिलिटी को एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, द आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से आपका आई लेंस बना होता है। व्हेन सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे थिन हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे थिक हो जाएगा आपका। इसमें फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, एफ बड़ा हो जाता है। पावर क्या हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन वाले में, P = 1/f, तो पावर कम हो जाएगा। इसमें f कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। चलिए, when ciliary muscles are relaxed, the lens becomes thin, thus its focal length increases and we can see distant object clearly. तो ये distant object के लिए focal length तो अपना बढ़ा लेगा और नज़दीक के लिए focal length कम कर लेगा। when the ciliary muscle contract, this increases the curvature. जब क्या होता है, ciliary muscle contract होता है तो curvature बढ़ जाता है, तो लेंस थिक हो जाएगा। This increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker and focal length of the eye lens decreases. Focal length कम हो जाता है. This enables us to see nearby objects clearly. ठीक है,
पावर ऑफ एकोमोडेशन, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम, राइट। अब फोकल लेंथ भी घटाने बढ़ाने की एक लिमिट होगी ना किसी भी चीज़ की, तो इसको जो है एक लिमिट से कम नहीं कर सकते, ठीक है। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली वी मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। किसी चीज़ को हम कंफर्टेबली बिना आंख पे जोर दिए, स्ट्रेन दिए, राइट, क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सके, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर है। This minimum distance at which objects can be seen most distinctly without a strain is called the least distance of distinct vision. It is also called near point. ठीक है, कितना होता है? Around 25 सेंटीमीटर। Least distance of distinct vision या near point 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच या लगभग 1 फीट मान लीजिए डिस्टेंस जो है आपका, वो आपका नियर पॉइंट है, कंफर्टेबली देख पाएंगे बिना आँख पे स्ट्रेन के। उससे पास लाएंगे तो शायद आँख पे कुछ स्ट्रेन आए। और फारदेस्ट, जब नियर पॉइंट ऐसे कोई एक फारदेस्ट लिमिट भी होगी, तो फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। और फार पॉइंट कितनी होती है ह्यूमन आई की? इन्फिनिटी। तभी हम चाँद, तारे, सूरज सब देख पाते हैं इतना दूर, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो आंखें चौंधी आ जाती हैं, ठीक है। आप रोशनी से अंधेरे में जाइए जो है सिनेमा हॉल में, तो आंखें जो आपकी पता चला कि थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं देखते, फिर धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगती हैं। क्यों? एक तो ज़्यादा इंटेंसिटी हो तो पुपिल साइज छोटा हो जाता है ये थोड़ा, ताकि आपको आँख को कोई डैमेज ना हो। जब कब रोशनी से अंधेरे में जाते हैं अचानक, तो क्या होता है, ये तो छोटा रहता है, वहाँ लाइट है नहीं तो कुछ नहीं दिखता है। धीरे धीरे थोड़ा सा इलाज होता है, कहीं से थोड़ी बहुत जो लाइट आ रही होती है थोड़ा इंटर करता है, तो हल्की धुंधली चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है, ठीक है। हम लोग एक टीचर बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये अफ्रीका में जो है वो काले काले देखे होंगे, लंबे चौड़े, ये बड़े बड़े होंठ, मोटे मोटे होंठ, मुंह की ओपनिंग इतना बड़ा, ठीक है। तो जो है वहाँ क्या गर्म हवा है, टेम्परेचर गर्म है वहाँ का, तो अब गर्म हवा कोई अंदर नहीं लेना चाहेगा फेफड़े में, राइट। पता चला कि वो श्वास नली की लाइनिंग ख़राब हो गई, फेफड़ा ख़राब हो गया। वैसे यूरोप अमेरिका इधर ठंडी ज़्यादा पड़ती है यूरोप वगैरह में, यहाँ देखेंगे कि वो छोटा सा बोलेंगे और थैंक यू बट लगेगा बोला है क्या बोला, मुंह खुला नहीं खुला इसका ना, क्योंकि ठंडा हवा वो अंदर नहीं लेना चाहेगा, फेफड़े में भरना, न्यूमोनिया हो जाएगा। तो वो ज़्यादा अफ्रीका वाले ज़्यादा मुँह क्यों खोलते हैं? ताकि कैसे होता है, हम चावल भात वगैरह खाते हैं, गर्म होता है फैला देते हैं, ठंडा हो जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हवा जल्दी ठंडा होगा अंदर जाते जाते, ठीक है। तो वैसे ही जो नेचुरली इनबिल्ट सिस्टम है, राइट, हम उसको इसी हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं ना, एटमॉस्फेयर के हिसाब या जो भी है एडेप्टेशन के हिसाब से। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो नेचर ने उन्हें उस हिसाब से बनाया है। तो उसी तरह नेचर जो है हर चीज़ को बना रखा है कि वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने को एडजस्ट करे। तो पुपिल भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, राइट, ज़्यादा इंटेंसिटी है कम इंटेंसिटी है उस हिसाब से। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब आँखों में कभी कभी डिफेक्ट होता है, कुछ लोगों को पास की चीज़ नहीं दिखती, कुछ लोगों को दूर की चीज़ नहीं दिखती, राइट। तो जिनको एक ये जो है मायोपिया है, नियर साइटेडनेस, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष, ऐसा लगता है कि नज़दीक का नहीं, लेकिन उल्टा है। नियर साइटेडनेस में नियर की क्लियर दिखता है, दूर के क्लियर नहीं दिखता है, इसको मायोपिया बोलते हैं। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास की चीज़ को क्लियरली देख पाएगा, दूर की चीज़ को नहीं देख पाएगा, इसको मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। फार पॉइंट तो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, कितना हो दूर हम देख सके, लेकिन वो फार पॉइंट जो है ना कुछ मीटर पे आ जाता है, तो उससे दूर की चीज़ हमें क्लियरली नहीं दिखती, ठीक है। जैसे ये है, ऐसे तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गई है फार पॉइंट, तो ये तो रेटिना पे बन रहा है, लेकिन अब इससे बियॉन्ड है तो क्या हुआ, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, तब तो क्लियर नहीं दिखेगा, ये मायोपिक आई है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक हम ये कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव केव किस में, नियर साइटेडनेस, जिनको दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत है उनके लिए। अब क्या होगा,
ऑब्जेक्ट लाइट आ तो रही है इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल आएगी, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा उसको, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है ना कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, तो ये थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज कर देगा तो ऐसा लगेगा कि यहीं से आ रही है ना। तो ऐसा पावर चूज करते हैं कि जो अभी आँख का जो अभी फार पॉइंट है वहाँ से अपीयर हो, है ना, और रेटिना पे ये फोकस कर दे, आँख को लगेगा कि यहीं से आ रहा है। तो उसी पावर, वैसे ही पावर के अकॉर्डिंगली पावर चूज करते हैं। लेंस कॉनकेव रहेगा, पावर अकॉर्डिंगली रहेगा ताकि आपके फार पॉइंट के हिसाब से वो फोकस कर पाए, ठीक है। इसीलिए वो अलग अलग पावर का डाल के चेक करते हैं किससे आपको क्लियर दिख पाता है। द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, ये वाला। दिस डिफेक्ट मे बी अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या तो कर्वेचर कुछ ज़्यादा हो गया है, या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या तो आई बॉल आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करने से आप उसको रेटिना पे फोकस कर सकते हैं और आपका विजन क्लियर हो जाएगा। वैसे ही जैसे मायोपिया तो वैसे हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब फार को ठीक से देख पाता है क्लियरली, नियर की चीज़ को ठीक से नहीं देख पाता। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। द नियर पॉइंट इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, लेकिन उससे वो दूर हो जाता है उसका नियर पॉइंट। तो दूर पे मान लो 25 है, अब उसका 40 हो गया, तो 40 सेंटीमीटर वो तो पढ़ लेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर लाएंगे तो हो सके उसको क्लियरली दिक्कत हो, ठीक है। द इमेज ऑफ नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब क्या है, नियर पॉइंट तो यहाँ पर था, लेकिन यहाँ से वो बढ़ के यहाँ आ गया है नियर पॉइंट। अब तो यहाँ से तो रेटिना पे ठीक है, लेकिन अब नियर पॉइंट उसका यहाँ के, हाँ यहाँ पे होना चाहिए ना, लेकिन अब उसका नियर पॉइंट यहाँ हो गया है। तो यहाँ है तब तो ठीक बन रहा है, लेकिन जब आप पास में, ये मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 50 है, तो अब उसका नियर पॉइंट 50 हो गया है। 50 पे है तब तो ठीक बन रहा है, 25 पे आ रहा है तो रेटिना के पीछे बन रहा है, तब तो दिक्कत है। अब इस क्यों होता है वो देख लेते हैं। दिस डिफेक्ट अराइज ईदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या तो बहुत बड़ा हो गया है, या ठीक है, या तो आई बॉल जो है छोटा हो गया है। अब ये लंबा कब होता था, जब सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाता था। तो सिलेरी मसल जब वीक हो जाए तब भी ये हो सकता है कि फोकल लेंथ बढ़ जाए, नहीं वो होता। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर का। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। पता चला यहाँ से आई, लेकिन उसको कन्वर्ज कर दिया उसने, है ना, ऐसे। अब क्या लग रहा है कि थोड़ा दूर से आ रहा है ना, और यहाँ पे अब बन जाएगा। तो आँख को थोड़ा एक्चुअली बेवकूफ़ बनाते हैं लेंस लगा के कि भैया तुम जहाँ से चाहते हो वहीं से आ रही है, राइट। लाइट जो है तुम जहाँ से चाह रहे हो वहीं से आ रही है, घबराओ मत, चिंता मत करो। फिर आँख बोलता है ठीक है। प्रेसबायोपिया जो है इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे बिकॉज ऑफ वीक पावर ऑफ एकोमोडेशन विद एजिंग। इट अराइजेज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। उम्र के साथ जो सिलेरी मसल वीक होता है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है प्रेसबायोपिया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नियर और फार पॉइंट दोनों ही आदमी की डिफेक्टिव हो जाए, राइट, दोनों में डिफेक्ट आ जाए। सम टाइम अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंस, उसमें बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। देखे होंगे ना, एक किनारे नीचे ऐसे बना रहता है, ऐसे ऊपर देखते हैं फिर यूँ देखते हैं। A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lens. The upper portion consists of concave lens and lower part is convex lens. It is possible to correct the refractive defects with contact lenses through surgical interventions. ठीक है, तो जो भी आपके रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं वो या तो लेंस से ठीक हो जाते हैं या फिर सर्जरी के माध्यम से आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें दोनों प्रॉब्लम है तो बाईफोकल लेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब कैटरैक्ट जो है ना, मोतियाबिंद सुना होगा। तो कभी कभी बुढ़ापे में क्या होता है ना, आँख जो है आपका मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, आई लेंस जो है आपका धुंधला हो जाता है। इसमें पार्शियल या कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन हो सकता है।
तो इसको सर्जरी से, माइनर सर्जरी से ठीक होता है, इसमें एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं. समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड cataract. This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. इस सर्जरी में क्या करते हैं? एक मिनट. हेलो. हाँ हेलो. नहीं आज रहने दीजिए, आज मत आइए, थोड़ा जाना मुझे. हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. एक प्रिज्म से होके जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? ठीक है, तब एक प्रिज्म है आपका, ये आपकी लाइट इंसिडेंट रे है. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल. अब यहाँ पे क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्ट होगा. जाना ऐसे चाहिए था लेकिन जाएगा ऐसे. ठीक है, ऐसे गया. फिर अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे यहाँ से फिर थोड़ा ऐसे सीधा जाने के बजाय फिर रिफ्रैक्ट हो गया. तो ये क्या, ये इमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, और ये इमर्जेंट, इमर्ज हो रहा है. तो अब ये यहाँ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है. तो वही बोल रहा है, पी क्या है, इंसिडेंट रे है, ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, एफ एस क्या है, इमर्जेंट रे है. एंगल ए क्या है, प्रिज्म का एंगल है. एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आर ये जो है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस. और एंगल डी क्या है, तो ओरिजिनली ऐसे जा रहा था राइट, और एक्चुअली ऐसे गया, निकला इमर्ज ऐसे हुआ. तो इनके बीच के एंगल जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है. जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो कितना डेविएट हुआ वो एंगल ऑफ डेविएशन है. वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है. ठीक है, अब डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म. एक ग्लास प्रिज्म से लाइट का डिस्पर्सन जो है ना, तो एक आप प्रिज्म लीजिए, वाइट लाइट उस पर इंसिडेंट कीजिए, तो जाहिर सी बात ऐसे नहीं जाके थोड़ा वो रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद जो हमें मिलेगा ना ये एक स्पेक्ट्रम मिलेगा लाइट का. इसमें हमें 7 कलर्स दिखते हैं जो हमें मालूम है, विबजियो राइट. तो क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन के बाद, ये अलग अलग क्यों दिखते हैं कलर हमें? रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था जब कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, उनकी स्पीड जो है वो चेंज होती है. यानी कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की स्पीड अलग अलग होगी राइट. तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग डेविएशन शो करेंगे. कोई ज़्यादा बेंड शो करेंगे. डेविएशन मतलब कि बेंड से, नॉर्मल से डेविएट होना यानी बेंड होना. तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग एंगल से बेंड होंगी. तो वही चीज़ है. और सबसे ज़्यादा बेंड कौन होता है नॉर्मल सोसाइटी में? ज़्यादा कौन जो कमज़ोर होता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बेंड होगा. जो मजबूत है राइट, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसका धन बल बाहुबल ज़्यादा है वो कम झुकेगा. तो लाल का, रेड का जो है क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कम झुकता है. तो भाई ये विबजियो राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड राइट. इसमें वो पिंक और रेड टाइप दिख जा रहा है, लेकिन वो 7 कलर मान के चलिए, भावनाओं को समझिए. तो प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन. ठीक है, द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. विबजियो राइट. यहाँ सबसे छोटा वेवलेंथ होता है, यहाँ सबसे बड़ा होता है. वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे है. तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स. द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट. रेड सबसे कम बेंड होता है, वेवलेंथ उसका सबसे ज़्यादा होता है. वायलेट सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ उसका सबसे कम होता है. तो वाइट लाइट जब भी प्रिज्म से होगा, मीडियम चेंज हुआ, अलग अलग वेवलेंथ, अलग स्पीड से, अलग एंगल से वो बेंड होंगी. ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो कम बेंड होगा, जिसका वेवलेंथ कम वो ज़्यादा बेंड होगा. रेड का ज़्यादा होता है, कम बेंड होता है. वायलेट का कम होता है वेवलेंथ, ज़्यादा बेंड होता है. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. ठीक है, any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. ठीक है, अब क्या होगा, जैसे एक प्रिज्म लगाया हमने,
तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिल गया। एक और प्रिज्म अगर इन्वर्ट करके लगा दें तो वापस कन्वर्ज हो जाता है और ये हमें वाइट लाइट मिल जाता है। वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 लाइट, वाइट लाइट, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। अब रेनबो कैसे बनता है? बचपन में हम सब बड़ा जो है फैसिनेट होते थे हम, राइट, रोमांचित हो जाते थे देख के, अरे वाह। तो रेनबो जो है नॉर्मली बारिश के बाद, रेन शावर के बाद, वो सन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उनमें बेसिकली रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब होता है, उसकी वजह से बनता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट है, यानी कि जो बारिश के बाद जो है कुछ जो पानी की बूंदें एटमॉस्फेयर में रह गई हैं टाइनी छोटे छोटे, उसमें तो सनलाइट जब आता है तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्ट होगा, तो ऐसे रिफ्रैक्ट होता है, राइट। 7 कलर, और डिस्पर्स भी, रिफ्रैक्ट भी होगा और डिस्पर्स भी होगा। डिस्पर्सन होता है ना, वो प्रिज्म की तरह, छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है। तो जाएगा तो रिफ्रैक्ट भी होगा, हल्का मुड़ेगा भी, और डिस्पर्स हो जाएगा 7 कलर में। फिर ये अंदर ही जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर इस सरफेस पे आएगी, वो बाहर निकलते टाइम फिर मीडियम चेंज हो रहा है तो हल्का फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जो ये 7 कलर हमें मिले, ऐसे मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स हैं और सब मिलके एक रेनबो बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई होगी। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। ठीक है, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल फेनोमेनन है जो है रेनबो। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्स करता है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। जो इंसिडेंट सनलाइट इसको रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स दोनों करता है। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, फिर ये इंटरनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल का टोटल जब हो जाए तो एक ही साइड में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंटरनली। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। फाइनली जब बाहर निकलता है तब एक बार फिर रिफ्रैक्ट होगा, क्योंकि फिर मीडियम चेंज हो रहा है। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आइज, और हमें ये दिखता है, रेनबो बनता हुआ दिखता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपका स्टार ट्विंकल करता है। ठीक है, तो एक्चुअली स्टार से जो लाइट आती है, राइट, बीच में कितने मीडियम चेंज होते हैं? हो सके वैक्यूम से होते हुए फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एटमॉस्फेयर में भी कई सारे लेयर हैं, राइट, और वो भी डायनामिक है, यानी कि वो ऐसे ही है, वो चेंज नहीं होते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चेंज होते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए पाथ चला यहाँ से, एटमॉस्फेयर में थोड़ा रिफ्रैक्ट हो गया मीडियम की वजह से, तब ये कहाँ अपीयर होगा? यहाँ अपीयर होगा। तो एक्चुअली इसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर एबव अपीयर होता है। ये क्या अपरेंट पोजीशन है। और अपरेंट पोजीशन भी जो है फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है हमारी। तो ये फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी एक्चुअल पोजीशन। तो उसकी लाइट जो आके हमारी आँख में इंटर करेगी वो भी फ्लक्चुएट या फ्लिकर करेगी, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, राइट। तो वही चीज़ है, द ट्विंकलिंग बाय स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index, and this refraction makes a star appear slightly higher than its actual position. ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से slightly above वो appear होता है अपने actual position से। Apparent position of star is not stationary as physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. ठीक है, तो ये भी स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन अर्थ एटमॉस्फेयर का वो भी चेंज होता रहता है। सिंस स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट सोर्स। बहुत दूर होते हैं इसलिए पॉइंट सोर्स उसको कंसीडर कर लिया जाता है। यही फर्क है स्टार में और प्लैनेट में।
ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार ट्विंकल करता है, प्लेनेट नहीं करता, क्यों? क्योंकि स्टार पॉइंट सोर्स की तरह बहुत दूर होते हैं, प्लेनेट कंपेरेटिवली काफ़ी नियर होते हैं। तो ये डिस्क की तरह होते हैं। अब डिस्क के मल्टीपल पॉइंट से आ रहा है, कोई थोड़ा डिम हुआ, कोई ब्राइट हुआ, वो बैलेंस आउट, यानी कि उसका स्टेशनरी पोजीशन दिखता है, पोजीशन चेंज होते हुए नहीं दिखता। ये पॉइंट सोर्स है तो इसका पोजीशन चेंज होते हुए दिखता है। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, दिस कॉज ट्विंकलिंग। ठीक है, ये अंग्रेजी था राइट। बाकी तो जो फिनोमेना होता है वो समझा दिया था और अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई थी। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल क्या है जो आपकी बुक में, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज यानी कि समय से पहले थोड़ा लगता है कि सनराइज हो गया, और समय के थोड़ा देर के बाद लगता है कि सनसेट हुआ। डिलेड क्यों? अब जैसे ये आपका होराइजन, अब सन यहाँ से राइज हो रहा है राइट, तो जब होराइजन से ऊपर है तब हमें दिखेगा, तब दिखना चाहिए कि हाँ भैया सनराइज अब हो गया। लेकिन थोड़ा पहले ही रहता है, जब तक ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा है, रिफ्रैक्ट होकर बेंड हो गया और हमें अपीयर होगा कि अरे सनराइज हो गया है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, कैसे? यहाँ लगेगा कि यहाँ से आ रहा है तो ये सनराइज जो है अभी होराइजन से थोड़ा नीचे ही है, जब तक हमें लगता है कि नहीं होराइजन के ऊपर आ गया है। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो आ रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। सॉरी। वैसे ही जो है सनसेट के टाइम क्या होता है, ये होराइजन है, इसके कुछ देर नीचे चला जाए तब तक हमें क्या लगता है ऐसे आएगा और रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता रहेगा, उसके और नीचे जाएगा तब पहुंचना बंद होगा, यानी कि डिलेड सनसेट है। सनसेट तो इसके बाद हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा उसके और नीचे जाने तक भी रिफ्रैक्ट होके बेंड होके लाइट हमारी आंख तक आता है, हमें लगता है कि अभी होराइजन के ऊपर ही है राइट। तो वो चीज़ है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो डिलेड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये टाइम की इन टर्म्स ऑफ टाइम बात करें तो 2 मिनट का फर्क होता है। ठीक है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. जो है ना वो डिस्क की तरह जो है apparent flattening of the sun's disk, वो जो है जो फ्लैटनिंग होती है वो भी इसी की वजह से होता है। अब टिंडल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल मिक्सर। प्योर सोल्यूशन में नहीं होता ये, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन में नहीं, ये कोलाइडल मिक्सचर में होता है। व्हेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल फ्लूइड द टाइनी पार्टिकल्स गेट इल्यूमिनेटेड ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द पाथ ऑफ लाइट इज मेड विजिबल। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल इन द क्लॉइड्स। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसीलिए किसी ओपनिंग से जब एक बीम ऑफ लाइट पास करता है तो उसका पाथ हमें दिखता है ना, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जितने पार्टिकल के साइज पे बहुत छोटा होगा तो वहाँ पे स्कैटरिंग क्या होगी, लो वेव, जो छोटे वेवलेंथ वालों की ज़्यादा होगी, जैसे वायलेट ब्लू वाला। ठीक है, तो हवा में से एयर मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी छोटे हैं, तो उसमें जो स्कैटरिंग होती है तो लोअर वेवलेंथ वाले की ज़्यादा होती है, जो हमारी आंखों तक पहुँचती है, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज एनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर बड़ा साइज होगा तो पता चलेगी, वो छोटा होगा तब तो ब्लू वाले को बड़ा, थोड़ा कंपेरेटिव बड़ा है तो लाल उसको, और पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है तो क्या होगा, वो जनरली वाइट भी अपीयर हो सकता है। It doesn't occur in a true solution, only in colloidal mixture. Some example in the everyday life क्या है, smoke, blue color in smoke from motorcycles, blue color in smoke from motorcycle and tobacco is due to the Tyndall effect. तो मोटरसाइकिल का स्मोक जो होता है, ये टोबैको को धुआं, वो थोड़ा ब्लू टाइप दिखता है ना, वो भी जो है इसी की वजह से होता है,
कि उसमें भी टाइनी पार्टिकल्स हैं और उस पर वो ब्लू कलर वाले स्कैटरिंग जो है ब्लू है, बेसिकली वायलेट ब्लू एंड वाला शॉर्टर वेवलेंथ वाला स्कैटरिंग ज़्यादा होती है तो हमें दिखती है। फॉग, यू कैन सी अ लाइट बीम पासिंग थ्रू फॉग बिकॉज द टिंडल इफेक्ट। उसके अलावा ये भी है डस्ट, यू कैन सी अ लाइट बीम पासिंग थ्रू डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। वो बताया घरों में भी अगर किसी रूम में लाइट नहीं हो, कहीं से थोड़ी ओपनिंग हो, लाइट आए तो दिखता है ना पार्टिकल्स उसमें, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही दिखता है। व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ये पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी भैया सॉरी, डिंग 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 डिंग, ये क्या हो जाता है हो। चलिए भैया, द मॉलिक्यूल्स ऑफ air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं या दूसरे फाइन पार्टिकल्स हैं उनका वेवलेंथ हमारे विजिबल लाइट से छोटे होते हैं। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स एट द ब्लू एंड। बेसिकली ऐसा होता है ना विबज्योर, तो इस एंड के लाइट को वो ज़्यादा स्कैटर करते हैं वायलेट इंडिगो ब्लू, इसलिए ब्लू लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है। द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, ऑलमोस्ट डबल होता है ब्लू से रेड वाला। Thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red। ठीक है, the scattered blue light enters our eyes and sky looks blue। If there was no earth atmosphere and scattering, then the sky would have looked dark। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती, तो हमें कैसा दिखता, स्काई डार्क दिखता। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उन्हें स्काई डार्क दिखता है क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। जो स्पेस में जाते हैं उनको ये पूछ भी लिया जाता है कि जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट, उनको आई डार्क क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं हो पाती। Danger signal lights are red in color because red is least scattered by fog or smoke, therefore it can be seen in the same color at distance। तो रेड लाइट डेंजर साइन होगा। रेड लाइट में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि स्मोक वगैरह फॉग से स्कैटरिंग रेड कलर की नहीं होती, तो दूर से भी सेम दिखेंगे, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर। PYQ हैं सारे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, रेटिना कॉर्निया आइरिस, ठीक है। कॉर्निया से तो होके जाता है, कितना जाएगा, ये पुपिल, और पुपिल को कौन, आइरिस, कॉर्निया यहाँ है, राइट। ये पुपिल है, तो लाइट पुपिल से होके जाता है, तो अमाउंट ऑफ लाइट पुपिल रेगुलेट करता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। विच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग रिफ्रैक्शन है, डिलेड एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट रिफ्रैक्शन है, स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन है, और जहाँ भी कलर आ जाए, ब्लू क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है, वो स्कैटरिंग। विच फेनोमेनन कॉज द स्काई टू अपीयर ब्लू, बोला ना, कलर जहाँ भी आ जाए वो स्कैटरिंग है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन। विच फेनोमेनन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो में सब होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तीनों। विच कलर बेंड्स द लीस्ट ड्यूरिंग डिस्पर्सन, सबसे बेंड लीस्ट, लिस्ट कौन, जो मजबूत आदमी, वेवलेंथ ज्यादा, रेड का होता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। फिर सीधा कैसे देखते हैं, क्योंकि वो ब्रेन को भेजा जाता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर हम सीधा देख पाते हैं। विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव, कॉनकेव किस में था, मायोपिया वाले में, ठीक है, मायोपिया, यस।
नियर साइटेड नहीं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती तो मायोपिया कहते हैं, उसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, थोड़ा जो पैरेलल आती हैं लाइट उनको डाइवर्ज कर देता है, फिर लेंस को लगता है कि ये कहीं इधर से ही आ रही है ना। विच फेनोमेनन कॉज द सन टू अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, जो भी आ जाएगी ब्लू क्यों लाल क्यों, स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द आई हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सिलियरी मसल है ना, लेंस आपका सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है, तो ये रिलैक्स हो जाती हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो जो है फोकल लेंथ कम हो जाता है, थिक हो जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिलियरी मसल इन द ह्यूमन आई। तो रोल ऑफ सिलियरी मसल क्या है, एकोमोडेशन ऑफ द आई। सिलियरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। When they contract, the lens becomes thicker and more curved, increasing its refractive power और shorter focal length, पावर ज़्यादा, P = 1/f होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा या रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगा, जो बोलिए। टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। व्हेन दे रिलैक्स तो फाइन हो जाता है, F बड़ा हो जाता है और P छोटा हो जाता है। लेंस बिकम थिन एंड लेस कर्व्ड, डिक्रीजिंग इट्स रिफ्रैक्टिव पावर टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना, तो या तो रिफ्रैक्टिव पावर इसका कम हो गया या फोकस का ये बढ़ गया, बात एक ही है। मेंटेनिंग क्लियर विजन, दिस एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस बाय सिलियरी मसल इंश्योर्स दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड क्लियरली ऑन द रेटिना वेदर द ऑब्जेक्ट इज नियर और फार, ठीक है। तो एकोमोडेशन ऑफ द आई, सिलियरी मसल कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द लेंस। जब ये कॉन्टैक्ट करता है तो सिलियरी मसल क्या होता है, थिकर हो जाता है, फोकल लेंथ उसका कम हो जाता है या रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाता है, तो नियर की चीज़ को सही से फोकस कर पाता है। जब रिलैक्स होता है तो थिन हो जाता है लेंस और फोकल लेंथ बढ़ जाता है या रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाता है, दूर की चीज़ को फोकस कर पाता है। इस तरीके से वो क्लियर विजन को मेंटेन कर पाता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, ठीक है। चलिए Why does the sky appear dark to an astronaut in space? आ ही गया। On Earth, the blue color of the sky is due to a scattering of sunlight by air molecules in the atmosphere. In space, there is no atmosphere or extremely negligible particles to scatter sunlight. Without a scattering, the sky does not appear blue. Instead, astronauts see dark black sky even though the sun is shining. ठीक है, मेन ये इन नटसेल, एटमॉस्फेयर नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए हमें डार्क दिखाई देता है। स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, विबजियोर हमें पता है। व्हेन इट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म, ईच कलर ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट वेलोसिटी इनसाइड द ग्लास। हर कलर जो है डिफरेंट, हर कलर का अपना कुछ वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ कुछ जो है अपने अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा तो अलग एंगल से बेंड भी होगा। Since refractive index of glass is different for different wavelength, each color bends or refracts by a different amount. Violet light, shorter wavelength, slows down the most and bends maximum. तो वायलेट लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा बेंड होती है। रेड लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ, बेंड्स द लीस्ट। द सेपरेशन ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। या चाहे तो आप प्रिज्म वाला एक फोटो लगा दीजिएगा, लाइट आ रही है, 7 कलर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट जाती है, अब अलग अलग वेवलेंथ, मीडियम चेंज हो रहा है तो उसमें उनकी स्पीड अलग होगी, स्पीड अलग होगी तो अलग एंगल से बेंड होंगे। वायलेट की स्पीड कम हो जाती है, वो ज़्यादा एंगल से बेंड होता है। रेड की कम स्पीड जो है कंपेरेटिवली कम होती है तो ज़्यादा कम बेंड होता है। What is meant by power of accommodation of the eye? The power of accommodation of the eye refers to the ability of the human eye to adjust the focal length of its lens so that it can clearly see object at different distance. तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तब तो इतना भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा है तो कहानी थोड़ी ज़्यादा लिख दीजिएगा। The ciliary muscle in the eye controls the curvature of the lens. When viewing nearby object, ciliary muscle contract, lens becomes thicker, focal length decreases, clear image forms on the retina. When viewing distant objects, ciliary muscle is relaxed, lens becomes thinner, focal length increases, clear image forms on the retina.
दिस डायनेमिक एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन. ठीक है, ओके. व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट, ये हमने बता ही दिया था. स्टार twinkles due to atmospheric refraction while planets do not because they appear as extended source of light or a star as a point source of light. Planets are much closer compared to a star and appear as extended source of light, tiny disk rather than points. Atmospheric refraction effects on different parts of the planet's disk average out, so the overall brightness remains steady. ठीक है. Explain the formation of a rainbow in the sky with a neat diagram. सब बता ही दिया था. यहाँ से आता है, यहाँ पे डिस्पर्सन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और ये मल्टीपल कलर आंखों तक आती हैं. ऐसे मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स होते हैं जिससे रेनबो बनता है. रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन. ये तीनों होता है रेनबो वाले में. ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. रिफ्रैक्शन, सनलाइट इंटर्स अ रेन ड्रॉप एंड बेंड्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम एयर टू वाटर, तो रिफ्रैक्शन होता है. डिस्पर्सन इनसाइड द रेन ड्रॉप, एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है. वाइट लाइट स्प्रेस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स विद जियो डिफरेंट वेवलेंथ बेंड एट डिफरेंट एंगल्स. वायलेट बेंड्स मोस्ट एंड द रेड बेंड्स लीस्ट. फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. The dispersed light reflects off the inner surface of the raindrop. इसके अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है. फिर रिफ्लेक्शन अगेन, when the light exits the raindrop, it refracts once more, spreading out into a spectrum. Millions of such droplets together form a rainbow arc in the sky. ठीक है, चलिए. Describe the structure and working of a human eye. How is the image formed? हमने बताई था बड़े अच्छे से आपका. ये आँख है, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये पुपिल है, ये लेंस है, सिलेरी मसल है, ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है. राइट, तो ये आप डायग्राम बना के लेवल कर दीजिएगा. उसके बाद में कॉर्निया, कॉर्निया से क्या होगा? लाइट एंट्री. लाइट from an object enters through the cornea which begins the refraction process, जो refraction process शुरू करता है. दूसरा पुपिल, पुपिल रेगुलेशन या पुपिल क्या लिख देंगे? आइरिस एडजस्ट द पुपिल साइज डिपेंडिंग ऑन द लाइट इंटेंसिटी. तीसरा क्या? लेंस फोकसिंग. द लेंस कंट्रोल द सिलियरी मसल्स, changes shape to focus light on the retina. फिर image formation, light rays converge to form an inverted and real image on the retina. Rod and cones, ये 10th में तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, प्रीवियस क्लास में लिखेंगे. आप यहाँ पे फोटोसेंसिटिव सेल्स लिख सकते हैं. फोटोसेंसिटिव सेल्स कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ठीक है. सिग्नल ट्रांसमिशन, द ऑप्टिकल नर्व कैरीज द सिग्नल्स टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स देन एज अपराइट इमेज. ठीक है. फिर ये ब्रेन को जाता है जो इसको इंटरप्रेट करता है और हम सीधा देख पाते हैं. व्हाट इज मायोपिया, हाउ इज इट कॉज्ड एंड करेक्टेड? एक्सप्लेन विद अ रे डायग्राम. ये डायग्राम बना दीजिएगा. मायोपिया, नियर साइटेडनेस, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली. फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी. इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना itself. The defect may arise due to excessive curvature of the eyeball या elongation of the eyeball, can be corrected by using a concave lens of suitable power. ये आप डायग्राम बना दीजिएगा. नॉर्मल यहाँ पे है, जब यहाँ से आ रहा है तो पहले ही बन जा रहा है, फिर इसको हम बेवकूफ़ बना दे रहे हैं कॉन्केव लेंस लगा के, तो फिर मान जा रहा है. ये आपका लास्ट स्लाइड है. Explain atmospheric refraction and its effect like twinkling of a star and advanced sunrise. Atmospheric refraction is the bending of light as it passes through layers of the Earth's atmosphere with varying densities. It causes effects like twinkling of a star and advanced sunrise. ठीक है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. ठीक है. लाइट बेंड करती है जब पास करती है डिफरेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से. ठीक है. और इसकी वजह से ये आपका ट्विंकलिंग या इसका एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट ये होता है. ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है. ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तारों का टिमटिमाना. स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लोकेटेड फार अवे.
their light passes through multiple atmospheric layers, each bending the light differently. This causes the apparent position and brightness of the star to change rapidly. Hence, a star appears to twinkle. ठीक है, डिफरेंट लेयर है और डिफरेंट तरीके से बेंड करेगा, वहाँ से आया बेंड हुआ, इधर आया, ये लाइट ऐसे आई, जब तक फिर दूसरा लेयर बेंड थोड़ा ऐसे किया, फिर वो लाइट के हिसाब से उसका पोजीशन ऐसे हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से चेंज, जैसे यहाँ आया फिर ऐसे आया, ये हुआ। हो सके दूसरी लाइट आए या थोड़ी देर के बाद में ये बेंड होके जो आए दूसरे लेयर से थोड़ा अलग बेंड होके आए, तो ये अपरेंट पोजीशन भी फिक्स नहीं रहती, थोड़ी इधर उधर होती रहती है, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग होता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हमने बता ही दिया। सनराइज हो रहा है, यहाँ आने से पहले यहीं रहेगा, जब तक ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुँच जाएगा, लगेगा यहाँ से आ रहा है, लगेगा सनराइज हो गया। सनसेट हो रहा है, यहाँ से नीचे जाने के बाद भी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, लगेगा अभी सनसेट नहीं हुआ है, ठीक है। Even before the sunrise, its light is bent by the atmosphere, making it visible earlier than its actual geometric position. Similarly, after the sun has set below the horizon, its light continues to bend, making it visible for a few extra minutes. 2 मिनट का गैप होता है। This leads to advanced sunrise and delayed sunset. एक्चुअल से कितना डिफरेंट होता है? 2 मिनट का। चलिए, इसके साथ जो है आपका चैप्टर लेक्चर जो है 1 शॉट में कंप्लीट हो गया। सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ढेर सारे PYQ कर लिया, इतना आपने अच्छे से कर लिया। एक बार फिर से लेक्चर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से आएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।